गुड इवनिंग बेटा। टॉर्क के जो आज हम फॉर्मूले लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे। अभी शीट उठाऊंगा मैं 5 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद। पहले बेसिक फैक्ट सिखा दूं। टॉर्क के फॉर्मूले जो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दो फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा यूज होंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रूफ मैं करा चुका हूं आपको। और वेक्टर फॉर्म में होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये डेरिवेशन आप कर चुके हो, जिसमें मैंने कहा था कि बेटा कम से कम 3-3 बार वीडियो को तैयार करना। ये वही वीडियो का रिजल्ट है। और जिसने अब भी ना करा हो तो भैया एक बार उसे पक्का कर लेना। मेरे बेटा अब पॉइंट नंबर 1, टॉर्क क्या है ये आप प्रूफ कर चुके हो। टॉर्क इज द एफर्ट व्हिच कैन स्टार्ट रोटेशन। जो रोटेट करवा सके वो एफर्ट टॉर्क कहलाती है। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करवाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो टॉर्क कहलाती है। ज्यादा टॉर्क लगाओगे तो बॉडी तेजी से घूमेगी, कम टॉर्क लगाओगे तो बॉडी धीरे धीरे घूमेगी। अब मेरे से कोई कहे कि एक बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, टॉर्क बताओ। तो टॉर्क हमेशा किसी ना किसी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है। वो अभी सब समझोगे। हो सकता है आज न्यूमेरिकल एक आधी हो पाए, एक आधी हो पाए, ऐसे में मैं वीडियो थ्योरी दे दूंगा तुम्हें। तो टॉर्क जो है किसी ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मेरे से कोई कहे कि फोर्स इतना है, टॉर्क बताओ, तो मैं कहूंगा किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आपने कहा सर विद रेस्पेक्ट टू ओ, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला लगाऊंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है हमारा 50 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रेस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हैं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये डिस्टेंस कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये डिस्टेंस कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, अभी इस समय मैंने कोई नापा तो है नहीं, तो 1 लिख दो। 2 मीटर है तो 2 लिख दो। 3 मीटर है 3 लिख दो। अब फोर्स यही रहे, रेफरेंस पॉइंट बदल जाए तो टॉर्क बदल जाता है। जैसे मैं कहूं विद रेस्पेक्ट टू ओ नहीं, विद रेस्पेक्ट टू ए, फोर्स वही है, पॉइंट मैंने नीचे ले लिया, विद रेस्पेक्ट टू ए। अब मैं कहता हूं टॉर्क बताओ, तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो 50 न्यूटन ही रखोगे, लेकिन मेरे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से डाली जाएगी परपेंडिकुलर और उसे नापा जाएगा। ये कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जितना भी होगा या तो न्यूमेरिकल में दिया होगा या हम कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क आ जाएगा। मान लो मैं, अच्छा तुम देख रहे हो यानी कि विद रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में टॉर्क निकालना है, यदि वो पॉइंट बदल जाए तो टॉर्क की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि फोर्स उतना ही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगी। टॉर्क उतना ही रहेगा, फोर्स उतना ही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगी। लेकिन टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यदि मैं कहूं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क बताओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क बताओ, अब मैं ऐसे डालूं चाहे ऐसे, इनमें से तो कोई सा भी परपेंडिकुलर नहीं आने का। तो ऐसे में फोर्स की लाइन को बढ़ा दो आगे और पीछे, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाल दो और ये डिस्टेंस जो आएगी ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे यहां रख दो। कई बार क्या होता है बेटा, आर वेक्टर मतलब आर और एफ, आई कैप और जे कैप की टर्म में दिए रहते हैं। यदि आर और एफ आई कैप और जे कैप की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो फिर ये फॉर्मूला ना लगा के ये फॉर्मूला लगाया जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यानी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने काइनेमेटिक्स रिवाइज करना शुरू कर दिया है, वो जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके थे। सर्किल वाला मेथड हम लगाते थे एक, और दूसरा डिटरमिनेंट मेथड,
जो आसान लगे उससे कर दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है और ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है। इसमें टॉर्क आई कैप जे कैप में आएगा, आई जे के में, इसमें टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होंगे टॉर्क के वो मैग्नीट्यूड से डील करेंगे। बहुत गिनती के न्यूमेरिकल हैं जिनमें आपको आई कैप जे कैप का यूज करना पड़ेगा। धीरे धीरे डेवलप करते चलते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा सिर्फ टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊं, बीच में एक आध एंगुलर मोमेंटम का भी आएगा, तो उस एंगुलर मोमेंटम वाले को, जैसे 17वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, उसे अभी हम रोक देंगे। एंगुलर मोमेंटम वाला अभी नहीं करेंगे। आज का टारगेट है चाहे 5 क्वेश्चन हो या 7 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो, सिर्फ टॉर्क पे कमांड करनी है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। अब ये आई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने अभी आपको एक भी वीडियो नहीं भेजी। मेरे पास 8-10 वीडियो हैं और हैं सारी 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की। आज का लेक्चर के लिए बाद भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, 10 मिनट से 15 मिनट की। अब आप कहोगे सर टाइम नहीं मिलता, तो मैं आज 10-15 मिनट पहले न्यूमेरिकल रोक दूंगा, जिससे कि आप वीडियो उसी टाइम में देख लो जिस टाइम में आपको लाइव पढ़ना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई वगैरह के बारे में बात करेंगे वीडियो देखने के बाद, अभी आज और कल ऐसे ही चलेगा। ये कह रहे हैं कि फाइंड द टॉर्क if force is 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap। मेरे बेटा यदि फोर्स है इतना और वेक्टर, बोलो बेटा। सर एक बच्चा सर उसमें है वेटिंग में। जी सर। तुम भी पक्की दोस्ती निभाते हो। और आर वेक्टर है 1 I cap माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो वो कह रहे हैं टॉर्क बताओ। ये कहलाता है फोर्स, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो मेरे से कह रहे हैं टॉर्क बताओ, तो टॉर्क होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कभी भी एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मत लिखना, क्योंकि आप जिन्होंने काइनेमेटिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल नहीं होते, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी वन इज नेगेटिव ऑफ अदर। तो ये हमारा टॉर्क है। तो अब आपको करना क्या है? आर वेक्टर 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है एफ वेक्टर के साथ 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप के साथ। अब यहां से आगे मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया क्रॉस प्रोडक्ट का। आप किसी भी मेथड से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट बाय चांस नहीं आता है तो बेटा मेरे से क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो मांग लीजिए या पूरी काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट ले लीजिए और अपना बैठ के तैयार करिए और डाउट पूछिए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं अभी सीक्वेंस में नहीं करा रहा हूं, जिसमें सिर्फ प्योर टॉर्क का कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। आप निशान लगाते रहना, मैं भी निशान लगा रहा हूं, जिससे छूटे कोई ना। करवाऊंगा सारे, एक दिन टॉर्क से रिलेटेड, एक दिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो ये कह रहे हैं कि बेटा एक पार्टिकल, ये है ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूं मैं। देखा आपने, पहला हमारा 13 था, 13 था, अगला 16 आ गया। अब 14 क्यों छोड़ा? उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा हाफ एम आर स्क्वायर। जिसके बारे में जानते नहीं उसे रट के पढ़ने में क्या फायदा? मैं तो नहीं मानता कि रट करके पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगेगा। मैं चाहता तो कह देता कि रट लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। बिल्कुल मत रटो साइंस के बच्चों। मेरे बेटा यहां कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो एक्स नॉट, ये ओरिजिन है, एक्स नॉट कोऑर्डिनेट से गिरा है वर्टिकली डाउनवर्ड।
ये पार्टिकल गिर रहा है ग्रेविटी के अंदर अपने वेट के कारण। तो वो कह रहे हैं जिस समय ये यहां पहुंचा तो आप इस पर लगने वाला टॉर्क बताइए विद रेस्पेक्ट टू ओ। जब भी वो कहें टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू ओ का मतलब है फॉर्मूला लगाओगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाएगी ओ से। कैसे? ये mg है फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे पीछे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ा दो तो मिलेगा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दो, तो वो हम क्या डाले, ये तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डला हुआ है। विद रेस्पेक्ट टू ओ, यदि टॉर्क में कहा विद रेस्पेक्ट टू ओ तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओ से डालिए। अब यदि आप ओ से परपेंडिकुलर डालते हो तो उसके ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नॉट होगी। यही टॉर्क का आंसर होगा mg(x0). 17वें 18वें क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में निशान आप भी लगाते रहो, कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि एक बॉडी पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ये O है, यहां पर 3 पॉइंट हैं B, A और C। अब यहां पर टॉर्क में ये भी सिखाना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। यहां एक फोर्स लग रहा है 135 डिग्री के एंगल पर, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। दूसरा फोर्स लग रहा है यहां पर 16 न्यूटन, और ये 4 मीटर दूर है ओरिजिन से। ये O है, O 4 मीटर दूर है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक बेटा। तो ये 8 मीटर दूर है, 8 मीटर। पहले फिगर समझ लो फिर मैं बताता हूं। इसके बाद तीसरा फोर्स C पर लग रहा है, फोर्स एट C, वो है 19 न्यूटन। O से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, O से इसकी डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर, और एंगल दिया हुआ है, साफ से प्रिंट नहीं है, कोई सा भी लिख लो आप, मेरे को मेथड सिखाना है। 130 डिग्री। मेथड सीखो। उन्होंने कहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट O, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O। जल्दी, कोई भी नहीं, O के अबाउट टॉर्क निकालिए। तो यहां 3 फोर्स हैं तो 3 टॉर्क निकलेंगे। पहला टॉर्क, इसे FA कह देता हूं, इसे FB और इसे FC। पहला टॉर्क ड्यू टू फोर्स FA, पहला टॉर्क ड्यू टू फोर्स FA कितना होगा? जल्दीबाजी मत करना, ना मैं ना तुम, तो सिर्फ FA को देखो और O पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है। पहले तो ये पता लगाओ, यदि O वो कहे ना टॉर्क अबाउट O, तो आप दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि यदि मैं O पर एक कील ठोक दूं और A पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी घूमेगी या नहीं? तुम सोचो, ये एक प्लेट है, उन्होंने कहा टॉर्क अबाउट O पर कील ठोक दो। इमेजिन कर रहे हो, O पर कील ठोक दो, A पर फिर सोचो कि फोर्स लगाने से ये घूमेगी या नहीं। अब यदि आपने O पर कील ठोक दी, यहां फोर्स लगाया, तो ये घूमेगी। यदि ये घूमेगी तो टॉर्क है, जो फोर्स घुमा सकता है चीजों को वही टॉर्क बनाता है। तो ये फोर्स घुमा सकता है तो टॉर्क बनाएगा। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो है 10 न्यूटन,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए मिटा दे रहा हूं, फालतू की चीजें। ये 8 मीटर है, मुझे पता लगाना है ओ से एफ ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। एक बार में एक फोर्स देखो, इसे पीछे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, लाइन ऑफ एक्शन बना लो। यदि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ओ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसके ऊपर। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है और यहां मल्टीप्लाई करनी है। आज कई दिन चलेंगे टॉर्क के न्यूमेरिकल, एक दिन में नहीं समझ में आता। अभी स्टेयर वगैरह के केस आएंगे, सीढ़ी के न्यूमेरिकल की सीढ़ी पलटती कब है कब नहीं। अब यदि ये 135 डिग्री का एंगल है तो अंदर कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। अब यदि ये 45 डिग्री है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, एक बार में सिर्फ एक फोर्स पे नजर, ये 45 है, ये 90 है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो डी, ध्यान जितना कस के दे सकते हो, आज की वीडियो तो दोबारा देखनी है। इसे मन मन में डी मान लो, तो डी अपॉन 8 साइन 45, तो डी हो जाएगा 8 साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 40√2 न्यूटन मीटर। ये इसकी यूनिट है, टॉर्क की यूनिट 10 न्यूटन 8 मीटर, न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया। ठीक है बेटा। दूसरा टॉर्क आएगा ड्यू टू एफ बी। दूसरे फोर्स ने कितना टॉर्क बनाया, टॉर्क ड्यू टू एफ बी। तो मेरे बेटा खुद हिसाब लगाते रहो इतने। अब आप एफ बी यानी दूसरे फोर्स के सिवा किसी को मत देखना। मेरा दूसरा फोर्स है ये वाला, ये वाला एफ बी, ये है 16 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से, क्योंकि टॉर्क ओ से के अबाउट निकालना है, ओ से निकालनी है, तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, यानी ये 4 मीटर खुद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यदि 4 मीटर खुद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आ गया 64 न्यूटन मीटर। √2 को 1.414 की बजाय अप्रॉक्स 1.4 कह देता हूं मैं, तो यह आ जाएगा 56 न्यूटन मीटर। टॉर्क ड्यू टू एफ बी आ गया, ये फोर्स था और ये परपेंडिकुलर ही था, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से। तीसरा आता है टॉर्क ड्यू टू एफ सी। जितने फोर्स होंगे सबका टॉर्क निकाला जाएगा पहले, नेट टॉर्क बाद में, सबका टॉर्क। अब टॉर्क ड्यू टू एफ सी, तो मेरे बेटा एफ सी पर ध्यान दो, सिर्फ इस फोर्स को देखो, ये ना इसे देखो ना इसे देखो, ये है 19 न्यूटन फोर्स। अब चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कहां से, ओ से, तो एफ सी को आगे बढ़ा दो और पीछे बढ़ा दो, ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी नहीं, लाइन ऑफ एक्शन। फिर लाइन ऑफ एक्शन, ये एंगल है 130, तो ये कितना बचेगा 50। इसे एक काम करता हूं 120 मान लेता हूं, हमें मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं घुसना, क्या मेथड सिखाना है, तो इसे 120 मान लेता हूं। उसे 60 वो पढ़ने में नहीं आ रहा था, 120 ये 60, जो भी दिया जाए आप तो उसी हिसाब से करना, तरीका सीखो। तो एफ सी को पीछे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, लाइन ऑफ एक्शन आ गया। ओ से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मन मन में मान लो डी, तो डी अपॉन 3, 60 के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपनस, डी अपॉन 3 साइन 60। अब यदि मेरे बेटा डी अपॉन 3 बराबर साइन 60, तो डी हो जाएगा 3 साइन 60,
और साइन 60 है √3/2 न्यूटन मीटर। अब क्या निकालना है? नेट टॉर्क। यहां सबसे ज्यादा ध्यान रखना, नेट टॉर्क ये नहीं कि तीनों को जोड़ दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज। फालतू की फिगर हटा रहा हूं, सिर्फ उतना छोड़ रहा हूं, आपको बनानी पड़ेगी वो फिगर भी। अब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कौन से ऐड होंगे, कौन से सब्ट्रैक्ट। फालतू की चीजें मैंने हटा दी फिगर में से, वो छोड़ी जैसी फिगर दी गई थी, एंगल फैंगल सब मिटा दिए। अब आप अपने दिमाग में हिसाब लगाओ कि पॉजिटिव किसे लूं और नेगेटिव किसे। तो लेट, मेरी आदत है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, लेकिन ये दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो भी साइन कन्वेंशन लेते हो आपको उसे लिखना पड़ेगा। कोई बुक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेती है, कोई बुक एंटी क्लॉकवाइज को, लेकिन हर आदमी की एक आदत होती है, मेरी आदत है लेट एंटी क्लॉकवाइज means positive। पूरी लैंग्वेज आप लिख देना, let the if the torque is causing anti-clockwise motion it is positive, if the torque is causing clockwise rotation तो नेगेटिव। अब नेट टॉर्क निकालो। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद यहां क्या लिखोगे? शुरू में हर क्वेश्चन में लिख देना जहां एक से ज्यादा फोर्स होंगे, जहां मेरे बेटा एक से ज्यादा फोर्स होंगे वहां एक से ज्यादा टॉर्क होंगे। जब एक से ज्यादा टॉर्क होंगे तो कोई पॉजिटिव टॉर्क होगा, कोई नेगेटिव टॉर्क होगा, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, यानी कोई एंटी क्लॉकवाइज कोई क्लॉकवाइज। आखिरी में यदि पॉजिटिव आंसर आ गया तो लिख के आओगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन ऐसा ही लिया है। और यदि क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया तो लिख के आओगे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ गया तो लिख के आओगे एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा पता लगाओ कि कौन सा टॉर्क पहले, टॉर्क ड्यू टू एफए, एफए वाला टॉर्क कैसे घुमाना चाह रहा है। तो आप एक बात सोच, ओ पर यदि मैं कील ठोकूं और एफए की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये एफए बॉडी को कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। माइक ओपन कर लो 2 मिनट। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया? तो ये जो एफए वाला टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव है तो +6। अब इसके बाद फिर सोचो, यदि ओ पर कील ठोक दूं और बी पर फोर्स लगाऊं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज का मतलब मैंने लिया है इस क्वेश्चन में नेगेटिव। अच्छा ये नहीं कि हर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव, तो जो भी लोकल लिख दो -64। अब इसके बाद एफसी वाला मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, आप बताओ ओके अबाउट। एंटी क्लॉकवाइज। खुद सोचा करो कि यदि यहाँ पर कील ठोक दे, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, यदि वहां एक खूंटा गाड़ दे, कील ठोक दे और फिर जहां फोर्स लग रहा है वो लगाएं तो वो किधर घुमाएगा। यदि इस तरह से यहाँ फोर्स लगाऊं तो ये किधर घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सबको आ गया ना समझ में? यस सर। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 19 × 3 × √3/2 मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब तुम्हारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में। अब या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, मुझे नहीं पता अभी क्या आएगा। मान लो प्लस आ जाए तो लिख के आना, मुझे नहीं पता क्या आएगा। मान लो +12.1 आ गया तो आप यहीं छोड़ के नहीं आओगे, आप लिख के आओगे भाई प्लस और माइनस तो आपने अज्यूम करा था, आप लिख के आओगे नेट टॉर्क इज 12.1 न्यूटन मीटर, ना प्लस लिखोगे ना माइनस। नेट टॉर्क इज 12.1 न्यूटन मीटर, but the positive sign indicates that the body will rotate in anti-clockwise direction। पूरा लिख के आओगे। यदि आ गया -12.1, आप यहां छोड़ आओगे तो नंबर कट जाएंगे। प्लस और माइनस तो आपके एज्यूम करे हुए हैं, पता चला कोई दूसरा बच्चा क्लॉकवाइज को प्लस लिए जा रहा है।
तो आप लिख के आओगे नेट टॉर्क इज 12.1 न्यूटन मीटर, बट द डायरेक्शन is clockwise. Negative sign indicates that the direction of rotation is clockwise. Body clockwise घूमेगी, टॉर्क 12.1 ही कहलाएगा। बॉडी कैसे घूमेगी, तो वो हमारा यहां पर आएगा। ठीक है बेटा, फिर देखता हूं मैं अगला न्यूमेरिकल जो इसी मेन कंसेप्ट से नहीं हटना, फिर नहीं तो मैं अपनी तरफ से कराता हूं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल अपनी तरफ से करा रहा हूं, शीट रहा हूं शीट रख रहा हूं। मेरे बेटा सुनिए, जिसमें हमें टॉर्क का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है वो क्वेश्चन, और साथ में ये बताऊंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापनी चाहिए। और एक ही न्यूमेरिकल, जैसे कल मैंने एक न्यूमेरिकल दो तरीके से कराया था, तो आप उसके बारे में सब समझ गए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। आज मैं एक न्यूमेरिकल तीन तरह से कराऊंगा, उसके बाद जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होने की। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं 11th के हाईएस्ट लेवल में कहलाता है। 11th में ये नहीं कह रहा आ नहीं सकता, यदि 11th में बहुत टफ पेपर बने तो आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मेरी तरफ से अलग से एग्जाम्पल है कि एक रॉड जिसकी लेंथ है 10 मीटर और उसका मास है 100 किलो, 100 जी, या 10 ले लेते हैं 10 जी, 10 किलो है। दो आदमियों ने कंधे पर उठा रखा है हॉरिजेंटली। एक आदमी खड़ा हुआ है बिल्कुल किनारे पर और उसने F1 फोर्स लगा करके उठा रखा है, और दूसरा खड़ा हुआ है किनारे से 1 मीटर अंदर, उसने F2 फोर्स लगा करके उठा रखा है। भाई एक रॉड है, एक इधर से आदमी ने उठा लिया, एक उधर से आदमी ने उठा लिया। रॉड ना घूम रही है, ना पलट रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है ना तो रोटेशन है। भाई एक बात बताइए, यदि इस आदमी ने ज्यादा फोर्स लगा दी तो, भाई ये पेन है, दो जनों ने उठा रखा है, इस वाले ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो रॉड घूम भी सकती है, या इधर वाले ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो रॉड घूम भी सकती है, यानी रोटेट होने के चांसेस हैं, लेकिन रोटेट नहीं हो रही है। रोटेट नहीं होने का मतलब इस पे टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है। यदि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा होता तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती, क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा होता तो रॉड क्लॉकवाइज घूम जाती, लेकिन ना रॉड क्लॉकवाइज घूम रही है, ना रॉड ऐसे घूम रही है, ना ऐसे घूम रही है। तो इसका मतलब ना क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा है, ना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा है, तो इसे कहते हैं नेट टॉर्क जीरो। अच्छा, इसके अलावा ना ऊपर वाले फोर्स बड़े हैं, ना नीचे वाले फोर्स बड़े हैं। यदि ऊपर वाले फोर्स बड़े होते तो रॉड ऊपर उठ जाती, जैसे दो आदमियों ने कंधे पे मिलकर के रॉड को उठा दिया, यानी ऊपर वाले फोर्स बड़े हैं तभी तो रॉड ऊपर गई। और या रॉड बहुत ज्यादा भारी थी, नीचे गिर पड़ी, यानी नीचे वाले फोर्स बड़े हैं। जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है कि बॉडी में कोई मोशन नहीं है। कोई मोशन होने का मतलब ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, यानी ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, ना क्लॉकवाइज घूम रही है, ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी नेट टॉर्क जीरो। अब मैं इस क्वेश्चन को, मुझे F1 और F2 लगाना है, निकालना है कि एक आदमी किनारे पर खड़ा है और एक किनारे से 1 मीटर अंदर खड़ा है, कितना कितना फोर्स लगाएंगे। तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, यानी ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। ऊपर वाला फोर्स है F1 और F2। मैं भी फर्स्ट
और नीचे वाला फोर्स है 10G, 10G का मतलब 100 न्यूटन। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां लिख के आना पड़ेगा, as the body is in equilibrium, upward forces are equal to downward forces। क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस के बराबर है। वो आप लिखेंगे, मैंने इक्वेशन लिख दी। अच्छा, लेफ्ट और राइट में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अब क्योंकि घूम नहीं रही है तो नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा। अब नेट टॉर्क, तीन फोर्स है तो तीन टॉर्क निकालने पड़ेंगे, उन तीनों का रिजल्टेंट जीरो। अब टॉर्क किसी ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है। टॉर्क हमेशा, नेट टॉर्क जीरो है भाई, टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से निकालूं? यहां तो तीन पॉइंट है, ए पॉइंट, ओ पॉइंट और बी पॉइंट। एक जहां इसने फोर्स लगा रखा है वो ए, रॉड का सेंटर बी और सी पॉइंट मतलब बी पॉइंट ये और सेंटर ओ। नेट टॉर्क जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क किसके अबाउट ले? तो नेट टॉर्क मान लो मैं अबाउट ओ लेता हूं, फिर मैं पहचान बताऊंगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने की आजादी है, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं ले सकते। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने की आजादी है वो सीखना है आपको। नेट टॉर्क अबाउट ओ। अब जरा मुझे बताइए, ओ पॉइंट से सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाएगी। पहला फोर्स F1, जिस फोर्स पे नजर रखो सिर्फ उसको देखो, F1, उसकी O से डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर से एज तक की डिस्टेंस 10 मीटर का आधा 5 मीटर, F1 इंटू 5, F1 इंटू 5। नेट टॉर्क ओ से नाप रहा हूं सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब F2 की ओ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं परपेंडिकुलर ना भी बोलूं तो परपेंडिकुलर ही समझ जाना। F2 जब रॉड परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ही है। तो सेंटर से एज तक 5 मीटर है, लेकिन ये 1 मीटर अंदर है, तो सेंटर से बी तक 4 मीटर है, F2 इंटू 4। तीसरा फोर्स है 10G। 10G की O से डिस्टेंस जीरो, क्योंकि ये तो O पे ही लग रहा है। अब यदि ये फोर्स O पर ही लग रहा है तो O से तो डिस्टेंस ही जीरो हो गई, जीरो। ये तीन टॉर्क हैं जो हम सारी डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? O से F1 की डिस्टेंस 5 मीटर। जब मैं डिस्टेंस कह रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, बार बार मैं बोल रहा हूं ना तो 100 बार परपेंडिकुलर बोलने की बजाय एक बार बता दिया। O से F2 तक की डिस्टेंस 4 मीटर, O से 10G की डिस्टेंस 0 मीटर। तो 10G इंटू 0 तो खत्म ही हो गया, उसे लिखने की जरूरत ही क्या है, बस ये दो टॉर्क है। अब क्वेश्चन आता है प्लस कौन सा माइनस कौन सा, तो शुरू में ही लैंग्वेज में लिख देना। यदि मेरे को फॉलो करते हो तो हर क्वेश्चन में ऊपर लिख देना जहां टॉर्क का क्वेश्चन आया, लेट एंटी क्लॉकवाइज, लेट द टॉर्क विच इज कॉजिंग एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट, पूरा लिखना। द टॉर्क विच इज कॉजिंग एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड द टॉर्क विच इज कॉजिंग क्लॉकवाइज इफेक्ट इज नेगेटिव। अब तुम बताओ कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा क्लॉकवाइज। मैंने टॉर्क किसके अबाउट निकाला? O। तो सोचो, इमेजिन करो O पर कील ठोक दूं, जिसके अबाउट टॉर्क निकालो, ये मान के चलो O पर कील ठोक दी। अब O पॉइंट हिल नहीं सकता, O पॉइंट रेस्ट पर है, O पॉइंट हिल नहीं सकता। अब सोचो यदि O पॉइंट हिल ना सके तो F1 फोर्स इसे कैसे घुमाना चाहिए है बेटा? तो क्लॉकवाइज, बोलो। क्लॉकवाइज माइनस। अच्छा, O पर पकड़ लो, ये सोचो O पे की भी है। अब F2
Anti-clockwise. Anti-clockwise. Positive. Positive. Anti-clockwise positive. इस इक्वेशन से आ जाएगा F2 बराबर 5F1/4। मैंने एक स्टेप शॉर्टकट कर दिया, -5F1 को राइट में ले गया और 4 को नीचे ले गया। सेकंड इक्वेशन F1 F2 निकालने हैं। अब F2 की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, F1 प्लस F2 नहीं, F2 की जगह 5F1/4 इज इक्वल टू 100, तो 9F1/4 इज इक्वल टू 100, तो F1 बराबर आ जाएगा 400/9 न्यूटन। पहला आंसर F1 आ गया। इसे याद रखना, अभी कुछ कारण है। और F2 कितना आएगा, 5/4 F1, F1 है 400/9, 4 से ये 500/9 आ गया, 500/9 न्यूटन। आपने टॉर्क किसके अबाउट निकाला था, अबाउट ओ, अबाउट ओ, तो अबाउट ओ F1 आया है 400/9, F2 आया है 500/9, यानी इधर खड़े आदमी को 400/9 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा और इधर खड़े आदमी को 500/9। याद रहेगा 400/9 500/9 लिख के छोड़ दूं। F1 400/9 न्यूटन और F2 500/9 न्यूटन। अब मैं इसी क्वेश्चन में टॉर्क दोबारा निकालूंगा। अभी आपने निकाला था टॉर्क अबाउट ओ, सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी गई थी ओ से। अब मैं टॉर्क निकालता हूं अबाउट ए। पहली इक्वेशन तो वही बनेगी, ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों के बराबर, F1 प्लस F2 100। नेट टॉर्क निकालूंगा, अब भी जीरो होना चाहिए क्योंकि घूम नहीं रही, और जब कोई बॉडी घूमे ना तो टॉर्क जीरो। लेकिन अब की बार अबाउट ए, यानी मैं सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से नापूंगा। किसकी, F1 की भी, टेन जी की भी और F2 की भी। सबसे पहले F1 की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, टेन जी की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर, सेंटर है ये एड। F2 की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई पूरी रॉड 10 मीटर थी, 10 में से 1 मीटर अंदर हो गया तो 9 मीटर इजिकल टू 0। अब क्या करूं, F1 इंटू 0 तो हटा ही दे, F1 इंटू 0 तो खत्म ही हो गया, F1 कोई टॉर्क नहीं बना रहा। कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज वो पता चलेगा ए पर कील ठोक के। अब सोचो यदि कोई रॉड है, ए पर इमेजिन करना है मैं ए पर कील ठोक दूं, फिर 10G फोर्स लगाऊं तो किधर घुमाने वाला है बेटा, बोलना जरूर। Clockwise. और F2 Clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise. यानी ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। जी को ले लो 10, ओरली कर लो, F2 कितना आ गया बता दो। 500/9. कितना था वहां, 500/9. अब यदि F2 500/9 इसमें रखोगे तो F1 400/9 ही आएगा, करके देख लेना। अब टॉर्क अबाउट ए से भी वही आया। अब मैं देखो किस किस के अबाउट टॉर्क लगा चुका, टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट बी। अब मैं टॉर्क अबाउट बी करके देखता हूं। नेट टॉर्क अबाउट बी, इस क्वेश्चन के बहाने में सिखाना चाह रहा हूं कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने से फर्क नहीं पड़ता, कौन सा पॉइंट लिया जाए। तीनों फोर्स F1, अब की बार बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप ही बताओगे, परपेंडिकुलर तो सारी है, बस डिस्टेंस बताओगे, 10G और F2। नेट टॉर्क 0। कोई पूछे टॉर्क 0 क्यों है, क्योंकि घूम नहीं रही। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती, क्लॉकवाइज ज्यादा होता तो क्लॉकवाइज घूमती, नहीं घूम रही तो टॉर्क 0। अब आप बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रहे बी से नापनी है, बी से F1 तक की डिस्टेंस 9. 9. बी से 10G तक 4.
4 मीटर। और F2 से तो इसे हटाई Zero. दो, इसकी 0 डिस्टेंस हो, उसे लिखो भी ना तो फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि उसे लिख के दिखाना ही है। अब इमेजिन करो कि बी पर मैंने कील ठोक दी, बी पर कील ठोक दी, टेंजी क्या चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और F1 क्लॉकवाइज। F1 नेगेटिव, F2 पॉजिटिव, और लैंग्वेज तो लिखनी है कि लेट अस कंसीडर कि इफ द टॉर्क इज कॉजिंग एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट, इट इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। आप भी यही फॉलो कर लेना, मैं तो 30 साल से कर रहा हूं, हर बार क्यों कंफ्यूजन करो, कभी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कुछ पता होना चाहिए कि गलत नहीं है वो। ओरली कर दो, 400/9। F1 बता दो, 400/9। वही आ गया F1 400/9, और जब फर्स्ट में रखोगे तो F2 500/9। अच्छा Yes, sir. चलो कहते हैं, तो यानी तो इसे भी ले सकते हैं, इसे भी और इसे भी। मेरे लाल, तुमने अभी तक टॉर्क लिया उस पॉइंट के अबाउट जहां पर फोर्स लग रहे थे। इमेजिन कर मैं इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, बी पॉइंट के अबाउट, जिस पर फोर्स भी नहीं लग रहा। यदि अब भी सही आ गया आंसर तो ठीक है, करके देखना। F1 10G, F2 0, D से F1 की डिस्टेंस 10 मीटर, D से 10G की डिस्टेंस 5 मीटर, 5 D से 1 F2 की डिस्टेंस 1 मीटर, D पर कील ठोक दो। अब बताओ F1 क्लॉकवाइज। माइनस, ऊपर लगा दिया साइन जगह का, 10G एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और F2 क्लॉकवाइज। निगेटिव वालों, इस इक्वेशन में 10F1 प्लस 1F2 बराबर हो गया 50G यानी 500। ये सेकंड इक्वेशन है। माइनस वालों को इधर ला करके प्लस कर दिया, प्लस का 1F2 प्लस का 10F1 500। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 10F1 प्लस 1F2 बराबर 500, 400/9 प्लस F2 बराबर 100, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9F1 बराबर 400, तो F1 400/9। हमारा वही आ गया 400/9। यस। F1 कितना आ गया? अब 400/9 की बात कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आंसर हर बार एक आएगा, हम चाहे कहीं पे भी किसी के भी अबाउट टॉर्क ले लें। मेरे बेटा सुन, टॉर्क सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो जो अपनी जगह से घूमे ना, जो पॉइंट रोटेट ना कर रहा हो। अब ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा, इसके अबाउट टॉर्क ले सकते हो। ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा, इसके अबाउट टॉर्क ले सकते हो। ये भी रोटेट नहीं कर रहा। इस रॉड में तो कोई भी पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा था। अब क्योंकि इस रॉड में कोई भी पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा था, तो आपको परमिशन है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, यानी किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस नाप लो। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, ये कंसेप्ट इतनी डिटेल में किसी भी बुक में नहीं है। आप कोई भी बुक उठा लो, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहां से ले। किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, कभी गलत नहीं आएगा। अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं लेना चाहिए? जो रोटेट कर जाए। जैसे ये साइकिल का व्हील है, साइकिल का व्हील है, जो पॉइंट रेस्ट पर हो सिर्फ उसी के अबाउट टॉर्क लेना। रेस्ट का मतलब रोटेशन ना हो रहा हो। साइकिल का व्हील है, मैं यदि कहूं कि 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाया, टॉर्क बताओ। एक बात बता, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके फोर्स लगाया, ये पॉइंट घूमेगा, ये पॉइंट घूमेगा, ये पॉइंट घूमेगा, ये पॉइंट भी घूमेगा, ये पॉइंट भी घूमेगा, ये पॉइंट भी घूमेगा, ये पॉइंट भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी, सेंटर नहीं घूमेगा।
सेंटर अपनी जगह पर रेस्ट पर रहेगा। साइकिल को स्टैंड पर कर दे, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो बेटा मेरी लाल? साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो, पहिए पे फोर्स लगा दो, तो सारे पॉइंट घूमेंगे, सेंटर नहीं घूमेगा। जो पॉइंट ना घूमे वहीं से उसी को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो बस। क्या मैं इसे रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूं? सारे No, sir. गलत आएगा। अब होने को तो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें वो कह ही दे कि भाई इसके अबाउट टॉर्क बताओ, तो बता ही देंगे यहां से परपेंडिकुलर डाल के। लेकिन मैंने आपको वो सिचुएशन बताई जो रियल सिचुएशन है। हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला करो जो अपनी जगह पर रेस्ट पर हो, मतलब रोटेशन ना कर रहा हो। कई बच्चे कहते हैं कि साइकिल मान लो जमीन पर चल रही है, आगे बढ़ रही है, घूमते हुए आगे बढ़ रही है, तो टॉर्क किसके अबाउट लेने में फायदा है? सेंटर के। आप एक बात बता, ये वाला पॉइंट यहां घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये सारे पॉइंट घूमेंगे, लेकिन सेंटर यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, सेंटर स्ट्रेट लाइन में चलेगा। क्या सेंटर पहले से ऊपर उठ गया? क्या सेंटर पहले से नीचे चला गया? तुम बताओ, सेंटर नो सर, रोटेशनल है या लीनियर है? लीनियर है सर। लीनियर है सर। है या लीनियर मोशन कर रहा है सेंटर? लीनियर मोशन, और बाकी सारे रोटेशन प्लस लीनियर मोशन सर। उसे क्या बोलते हैं? रोलिंग। रोलिंग है सर। लीनियर और रोटेशन जहां दोनों हो उसे बोलते हैं रोलिंग। अब यहां पर क्योंकि सारे पॉइंट में रोटेशन भी है और लीनियर मोशन भी है, लीनियर को कहते हैं ट्रांसलेशन, लेकिन सेंटर सिर्फ ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे। जैसे मैं तुमसे कहूं यहाँ एक फोर्स लगा, यहाँ एक फोर्स लगा, टॉर्क बताओ। सेंटर से डिस्टेंस निकालना। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, जैसे कि आईआईटी में रिसेंटली आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, तो वो मेरा आज का लास्ट होगा। मेरे ख्याल में आज टॉर्क अच्छा समझ में आ गया। एक व्हील है, व्हील जिसकी रेडियस है 4 मीटर या 5 मीटर, कुछ भी ले लो, मेथड सिखाना है। सड़क पर रखा हुआ है, यहां एक हिंज है, जैसे वो सड़क पे फुटपाथ आ जाता है, फुटपाथ है, आ गया, जिसकी यहां से ज्वाइन करने वाली रेडियस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रही है। कुछ भी हिंट दे देंगे कि ये रेडियस 30 डिग्री बना रही है। व्हील का मास 10 किलो है, हम इस पर कितना फोर्स लगाएं कि ये घूम के ऊपर चढ़ जाए? अब जरा पहले इमेजिन करें, एक व्हील ऐसे रखा हुआ है, यदि मैं इस पर इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये घूम के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन कोई लिमिट तो होगी कि भाई कितना फोर्स लगाएं कि ये चढ़ जाए ऊपर। कितना फोर्स लगाएं? अभी कल परसों ही बेटा 2-1 दिन न्यूमेरिकल होंगे। इसे बस ऊपर चढ़ाना है या फिर उससे आगे भी लेके जाना है? बस ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं, बस एक बार ऊपर चढ़ जाए। इस समय ये नीचे की तरफ है 10G, इसका वेट वो भी सेंटर पे लग रहा है। ये है 5 मीटर लंबाई। यहां पर सारे टॉर्क इस पॉइंट से नापे जाएंगे। कारण सुनो क्यों। व्हील ऊपर चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, जरा मैं बीच के स्टेप्स दिखाता हूं। इमेजिन करो व्हील ऊपर चढ़ने लगा, पहले व्हील यहां है, थोड़ी देर में व्हील यहां आ गया, थोड़ी देर में व्हील यहां आ गया। आप जरा सोचो, व्हील का सेंटर
यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, अब की बार व्हील का सेंटर बताओ रेस्ट में है या रोटेशन में? रोटेशन में रोटेशन 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 में सर, वो फिक्स है जहाँ से घूम। ये वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंच गया, ये पॉइंट रोटेशन में है या फिक्स है? रोटेशन में सर। ये वाला पॉइंट यहां से यहां आया फिर यहां आया, ये भी कैसा है? रोटेशन में। रोटेशन यस सर। ये और सर point हिंज फिक्स है, इधर आया हिंज। फिर इधर आया, ये भी कैसा है? रोटेशन में। लेकिन सर, हिंज ये फिक्स point है। कैसा ये वाला फिक्स है सर। थोड़ी। यस सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापी जाएगी? हिंज के हिंज वाले के पॉइंट से हिंज। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, P कह देता हूँ। तो तुम्हें सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम था ये सिखाना कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाला जाए। ये समझ में जिसे आ गया वो जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता। अब मैं यहां जितने फोर्स हैं, यहां पर कौन सा फोर्स इसे ऊपर चढ़ाना चाह रहा है? मुझे बताओ। एफ इसे ऊपर चढ़ाना चाह रहा है। पहले ये बताओ, एफ क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। जहां तुम टॉर्क किसके अबाउट ले रहे हो? अबाउट पी। तो ये सोचो, यदि पी पर कील ठोक दूं, लिखना नहीं कि लेट अस टेक अ नेल एंड ना, ये अपने दिमाग में सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं। मानो पी पर कील ठोक दूं और फिर एफ फोर्स लगाऊं तो वो किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज 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 और टेंजी नेगेटिव नेगेटिव एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉक। एंटी अब क्लॉक। मुझे एक बात बताओ, कौन सा टॉर्क इसे ऊपर चढ़ाना चाहता है? एफ एफ। एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इसे आगे बढ़ाओ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओरली कर, मान लो ये डी है, तो डी अपॉन 5 साइन 30, तो डी हो गया 5 साइन 30। आ गया? यस सर। ये Yes, sir. कौन सा टॉर्क है जो इसे स्टेयर पे चढ़ाना चाहता है या रोकना चाहता है? चढ़ाना चाहता चढ़ाने वाला। चढ़ा रहा। अब इसके बाद दूसरा, इसे आगे बढ़ाओ और इधर फोर्स है 10G। इस बार प्लस माइनस साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार हमें नेट टॉर्क नहीं निकालना। यदि ये 30 है तो ये 30 हो गया ऑल्टरनेट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन P से परपेंडिकुलर। इसे मन मन में D मान लो, तो D अपॉन 5 cos 30। यदि D अपॉन 5 cos 30 तो D हो जाएगा 5 cos 30। ये आखिरी बार पूछूंगा फिर खत्म आज का। ये ऊपर चढ़ाने वाला टॉर्क है, रोकने वाला? चढ़ाने वाला चढ़ाने वाला। और ये चढ़ाने वाला। रोकने वाला वाला। नीचे धकेलेगा। अब यदि वो कहते हैं कि इसे ऊपर चढ़ाना ही है तो चढ़ाने वाला टॉर्क रोकने वाले टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। यस सर। ये चाह रहा है ऊपर चढ़ जा और ये चाह रहा है रुका रहे। चढ़ाने वाला टॉर्क रोकने वाले से बड़ा होना चाहिए। यस सर। तो F1 5 से तो 5 काट दो, must be greater than 10G cos 30 upon sin 30। तो F must be greater than 10 into G की वैल्यू 10। ठीक बेटा? तो cos 30 क्या होता है? √3/2 और sin 30 1/2, तो √3 आ गया। तो F more than 100 into 1.732, F more than 173.2 न्यूटन। न्यूटन। समझ में आ गया? यस सर यानी कि 173.2 न्यूटन से बड़ा कोई भी फोर्स इसे चढ़ा देगा। 173.2 से बड़ा 173.3 भी चढ़ा देगा, 173.5 भी चढ़ा देगा, 155 भी चढ़ा देगा, नहीं 199 भी चढ़ा देगा। अच्छा, कई बार वो कहते हैं मिनिमम फोर्स बताओ जो इसे ऊपर चढ़ा दे, तो मिनिमम इसी आंसर लिखना जाएगा। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, सारे बताना। 40 से बड़ा मिनिमम नंबर बताओ। बस खत्म हो लिया आज का, मूड में आ गया। 41 डेसिमल में होगा।
चलो जिस बच्चे ने कहा 41 तो दूसरा कहेगा ये मिनिमम थोड़ी है 40.1, अगला सर राउंड कहेगा ऑफ होके 40 आएगा। 41.2 छोटा भी है 40.001, सर राउंड ऑफ होके इससे 40 भी छोटा है 40.0000000000001। अगला नंबर कहेगा तो 1 होगा ना, मतलब मेरी बात समझ रहे नंबर हो, तो मेरी बात समझ रहे हो। 40 के बाद यदि मैं कहूं 40 से बड़ा मिनिमम बताओ, तुम डेसिमल के बाद 10,000 जीरो लगा के भी 1 लिखोगे तो भी मैं उसे मिनिमम नहीं मानूंगा, मिनिमम उससे भी छोटा हो सकता है। तो ऐसे में 40 लिख के आना। यदि जबकि मुझे पता है यदि कोई मुझसे कहे कि कितना मिनिमम फोर्स इसे चढ़ाएगा तो मैं लिख के आऊंगा 173.2। लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर होना तो इससे बड़ा चाहिए। मेरे बेटा 40 से बड़ा मिनिमम ढूंढना हो तो 40 ही कहना। ये बात याद रख लो, कभी 41 लिख के आ जाओ। 173.2 से बड़ा मिनिमम फोर्स 173.2, जबकि आपको भी पता है आप गलत है, मेरे को पता है मैं गलत हूं, लेकिन क्या करें, कोई और तरीका हो तो बता दो। आई थिंक आज का सारा समझ में आ गया। सर इक्वल टू नहीं आ सकता, इक्वल टू भी आ जाए, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू। हाँ तुम बताओ, ऊपर चढ़ाने वाला टॉर्क रोकने वाले के बराबर हो गया तब तो ये चढ़ेगा ही नहीं। ओके सर। हाँ सर, नो सर। बड़ा ही होना चाहिए। असली आंसर तो है बिगर। अच्छा सर। पूछेंगे तो इक्वल। आज का इसी रोक रहा हूँ और मेरे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वीडियो भेज रहा हूँ एक, उसे अभी अभी छुट्टी मत मानो आज के बैच की। आज तो फ्लो में बहता चला गया, मैं सोच रहा था 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 15-20 मिनट, जिससे आप वीडियो देख लो, लेकिन मेरी गलती को बेटा माफ कर देना, फ्लो में बह गया, बीच में टॉपिक छोड़ना नहीं चाहा। तो मैं अभी भेज रहा हूं, उसे पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ये मत सोचो कि बाद में करेंगे, आधा घंटे बाद करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, अभी करो, अभी फ्लो बना हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिर्फ एक। बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।